दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी दोस्तों एवं सभी प्यारे विद्यार्थियों साथियों सबको गुड इवनिंग, जय श्री राम। तो आज हम हमेशा की तरह कल मैंने क्लास तो रिकॉर्ड की थी, लेकिन किसी कारणवश अपलोड करते वक्त वो फेल हो चुकी थी। यानी अपलोड है वो फेल हो गया था, फेल हो गया कि अपलोड नहीं हुई और वो डिलीट हो गई थी। इसलिए कल के लिए तो सॉरी, सबसे पहले माफी चाहता हूँ। लेकिन आज हमें अपनी क्लास है वो फिर से रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा अभी। तो परसों हमने पढ़ा था, यानी हमारी पृथ्वी की भौतिक और रासायनिक संरचना, कि भी पृथ्वी की भौतिक और रासायनिक संरचना है वो किस प्रकार से बनी हुई है और उनका निर्माण होने से पृथ्वी की कितनी चट्टानों या सेलों के रूप में निर्मित हुई है। तो पृथ्वी पर तीन प्रकार की यानी सेले हैं, वो टोटल कितनी है? तीन है, चट्टाने को या सेले को, रॉक्स, जिसे हम रॉक्स भी कह सकते हैं। तो वो तीन है, कौन कौन से हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था? एक आग्नेय, आग्नेय के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई आग्नेय है जो सर्वप्रथम पृथ्वी पर निर्मित हुई थी और इसका जिस समय निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी पर जीव जंतु है वो विद्यमान नहीं थे, यानी पृथ्वी पर जीवन है वो संभव नहीं था। और इसका निर्माण है वो मेग्मा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मेग्मा की वजह से, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से निकलने वाला जो मेग्मा होता है, तप्त तरल लावा, उस लावा से होती है। दूसरी जो रॉक्स है, जो चट्टान है, उसका नाम है अवसादी। क्या नाम है? अवसादी। और तीसरी जिसका नाम है उसका नाम है रूपांतरित। क्या नाम है? रूपांतरित। तो ये तीन चट्टाने हैं, यानी पृथ्वी में जो तीन सेले हैं पृथ्वी पे जो निर्मित है, आंतरिक भाग से लेकर ऊपरी सतह तक है, भूपर पट्टी तक है। तो इन तीन सेलों के अंदर क्या क्या पाया जाता है और इन सेलों का परिचय क्या है? तो आग्नेय सेल का परिचय हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अवसादी सेल का परिचय, कि भाई अवसादी जो सेल है, इस सेल का निर्माण कैसे होता है, अवसादी सेल का निर्माण कैसे होता है, अवसादी सेल की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है और इनके निर्माण में किन किन की भूमिका होती है और ये निर्माण के प्रकार के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमें अवसादी सेल के परिचय, कि अवसादी सेल का क्या परिचय है। जैसे कि नाम से पता चलता है, अवसादी मतलब अवसादों के निक्षेप होने से जिनका निर्माण होता है उसे अवसादी के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण अवसादों के निक्षेप से होता है। और अवसाद किससे निर्मित होते हैं? अवसाद है वो यांत्रिकी पद्धति से, जैविक पद्धति से और रासायनिक पद्धति से निर्मित होते हैं। यानी एक अगर अपन निर्माण क्रिया की बात करें तो यांत्रिकी, जैविक और रासायनिक तीन पद्धतियों में को निर्माण हुए। लेकिन सर्वप्रथम इनका जो निर्माण क्रिया है वो आग्नेय चट्टान के टूटने से, विखंडन होने से होता है। तो चलते हैं आगे। अवसादी, अवसादी का निर्माण है, अवसादी का निर्माण है, का निर्माण है अवसादों से मिलकर होता है। किससे होता है? अवसादों से मिलकर होता है। निर्माण है अवसादों से मिलकर होता है। भाई अवसादी का जो निर्माण है वो अवसादों से मिलकर होता है। किन से मिलकर होता है? अवसादों से। और अवसाद कहां से आते हैं? अवसाद आते हैं जैसे पवन है या जल है या हिमानी है, तो इनकी वजह से अवसाद है वो एक जगह से दूसरी जगह है वो स्थानांतरित होते रहते हैं। तो अवसादी का निर्माण अवसादों से मिलकर होता है। इसमें आग्नेय चट्टान में, यानी इसके निर्माण में जो भूमिका निभाने वाले हैं प्रमुख है, आग्नेय चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, चट्टान में ताप व दाब, क्या क्या? ताप व दाब बढ़ने से, आग्नेय चट्टान में ताप व दाब बढ़ने के कारण, के कारण विखंडन उत्पन्न होता है। क्या होता है? विखंडन। विखंडन है, विखंडन की क्रिया, विखंडन की क्रिया
होती है होती है जिसके निक्षेप से जिसके निक्षेप से निक्षेप से भी अवसादी का निर्माण होता है। निक्षेप से भी अवसादी का निर्माण होता है, यानी अवसादी का निर्माण होता है। कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि अवसादी जो चट्टान है उस चट्टान का निर्माण है अवसादों से मिलकर होता है। साथ ही जब आग्नेय चट्टान के अंदर ताप और दाब बढ़ता है तो ताप और दाब के बढ़ने की वजह से जो आग्नेय शेल है उसके अंदर क्या होता है, विखंडन होता है। क्या होता है, विखंडन। विखंडन का क्या अर्थ होता है रे कि सर विखंडन का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। जब आग्नेय चट्टान में ताप और दाब बढ़ता है तो आग्नेय चट्टान है वो टूटनी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, टूटनी शुरू हो जाती है। और उनके जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों का बाद में क्या होना शुरू हो जाता है, निक्षेप होना शुरू हो जाता है, जिससे अवसादी का निर्माण होता है। इनके जो टुकड़े हैं जो निक्षेप होते हैं यानी जब जमते हैं तब परत दर परत जमते हैं। कैसे जमते हैं, परत दर परत जमाव होता है और उनके परत दर परत जमाव होने से अवसादी शेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अवसादी शेल का निर्माण होता है। मान लो कि कोई इनका अवसाद है, टुकड़े हैं, परत दर परत वो क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और परत दर परत जमा होने की वजह से अवसादी का निर्माण होता है। अब अगर हमें कोई ये पूछ ले कि भाई अवसादी का निर्माण कैसे होता है, अवसादी का निर्माण बहुत सारे अवसादों से मिलकर होता है। साथ ही आग्नेय चट्टान में जब ताप और दाब बढ़ जाता है तो ताप दाब बढ़ने से आग्नेय टूटनी शुरू हो जाती है, मतलब विखंडन शुरू हो जाता है। और विखंडन है जिसका निक्षेप परत दर परत होता है, जिससे अवसादी का निर्माण होता है। जैसे कि मान लो ये आग्नेय चट्टान है। कौन है, आग्नेय। इस आग्नेय में क्या बढ़ा, ताप और दाब। ताप व क्या बढ़ा, दाब। और ताप और दाब बढ़ने से इसमें क्या हुआ, विखंडन। क्या हुआ, विखंडन। विखंडन का अर्थ क्या होता है, टूटना। क्या शुरू हुआ, टूटना, यानी इसमें टूटने की क्रिया शुरू हुई। जब इसके अंदर विखंडन हुआ तो विखंडन का परत दर परत क्या हुआ, निक्षेप हुआ। क्या हुआ, निक्षेप। कैसा हुआ, यानी इनका जो निक्षेप हुआ वो परत दर परत हुआ। क्या हुआ, परत दर परत हुआ। और इनके निक्षेप से किसका निर्माण हुआ, निक्षेप से क्या हुआ, निर्माण। क्या हुआ, निर्माण। किसका हुआ, अवसादी का। किसका निर्माण हुआ, अवसादी का। यानी आग्नेय में ताप और दाब बढ़ा जिससे क्या हुआ, विखंडन। विखंडन का अर्थ क्या होता है, टूटना। और विखंडन होने से कौन सी क्रिया हुई, निक्षेप। निक्षेप क्या हुआ, परत दर परत हुआ जिससे क्या हुआ, निर्माण हुआ। किसका, अवसादी शेल का। यानी कि हमारी जो अवसादी शेल है वो स्टेप बाय स्टेप निर्मित हुई है। स्टेप बाय स्टेप निर्मित हुई है। टूटने की ताप दाब बढ़ा, टूटा, टूटने के बाद है वो क्या हुआ, जमाव हुआ, निक्षेप हुआ। और जमाव के बाद में जिस सेल का निर्माण हुआ उसे क्या कहा गया, उसे अवसादी के नाम से जाना गया। तो इतना समझ में आ गया कि यल्ली सर आप भी कोई बात पूछने की है कहीं तो समझ में आ गई तो तुम्हारे समझ में आ गई जल्दी। तो अगला चलते हैं कि इसमें आगे क्या हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, शहर का बटन रुकना नहीं चाहिए और घंटे में आवाज आती रहनी चाहिए। दबाकर शेयर कर दो, दबाकर कमेंट किया करो और दबाकर सब्सक्राइब करो। यानी इतने सब्सक्राइब कर दो कि मैं देख देख के खुशी के मारे पागल हो जाऊं। इतना भी पागल नहीं कि मैं आपको पढ़ा ना पाऊं, लेकिन मेरी खुशी है वो बढ़ती रहे, मेरा जुनून बढ़ता रहे और पढ़ाने की शक्ति है वो और भी ज्यादा क्या हो जाए, प्रबल हो जाए। तो अवसादी शेल का निर्माण क्रिया।
क्या होती है? अवसादी सेल की निर्माण। यानी इनके अवसादी जो सेल है उस सेल की निर्माण क्रिया है वो क्या होती है? अवसादी का निर्माण है, अवसादी के निर्माण है, निर्माण अपर्दनात्मक साधनों से होता है, अपर्दनात्मक साधनों से होता है। औषधि का निर्माण है अपर्दनात्मक साधनों से होता है, अपर्दनात्मक साधन। अपर्दनात्मक साधन है वो औषधि निर्माण में कौन कौन से होते हैं? हवा, यानी जिसे क्या कह सकते हैं? पवन। क्या कह सकते हैं? पवन, जल और हिमानी। हिमानी का मतलब समझ गए ना? बर्फ। ये औषधि जो सेल है उस सेल के अपर्दनात्मक प्रमुख साधन है। यदि हमें कोई पूछे कि भाई औषधि सेल के जो अपर्दनात्मक साधन है वो कौन कौन से, तो अपर्दनात्मक साधन है वो पवन, जल और हिमानी, जिनके द्वारा बहाकर लाए गए, इनके द्वारा क्या है? बहाकर, बहाकर लाए गए अवसादों व तलछटों का, बहाकर लाए गए अवसादों व अवसादों व तलछट, तलछटे, तलछटों के निक्षेप से, के क्या हो? निक्षेप से अवसादी का, अवसादी का परत दर परत, परत दर परत निर्माण होता है। क्या होता है? परत दर परत निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अवसादी सेल का होता है। किसका निर्माण होता है? अवसादी सेल का होता है। कैसे होता है भाई? कि अवसादी सेल के जो अपर्दनात्मक प्रमुख साधन हैं, यानी जैसे हवा, जल और हिमानी। जब हवा है वो हवा मिट्टी के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर क्या कर देती है? जमा कर देती है। जैसे कि चीन का लोइस मैदान, चीन का लोइस मैदान जो सबसे बड़ा यानी अपर्दनात्मक निक्षेपण मैदान है, जो सबसे बड़ा हवा के द्वारा लाए गए कणों से निक्षेप है, लोएस मैदान। कौन सा मैदान है? लोएस मैदान। लोएस मैदान कहाँ है? ये चीन में है। कहाँ है? ये चीन में है, जो विश्व का सबसे बड़ा मैदान, अपर्दनात्मक मैदान माना जाता है। जब हवा अपने साथ मृदा के कणों को एक जगह से दूसरी जगह जब निक्षेपित करते हैं तो उनका परत दर परत क्या होता है? जमाव होता है। क्या होता है? जमाव होता है। अरे जमाव, जमाव को मतलब वो नहीं कोई जमावणु करे, कोई संध्याणु करे, कहने को मतलब है परत दर परत जम जावे। जब जल अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों से अवसादों को परत दर परत क्या कर देता है? जमा कर देता है, जिससे भी क्या होता है? अवसादी का निर्माण होता है। हिमानियों के द्वारा लाए गए तलछट है वो भी परत दर परत जमा होते हैं, जिससे अवसादी का निर्माण होता है। जैसे कि जल का उदाहरण आपको बताऊं, जल या हिमानी का उदाहरण। जल के उदाहरण जैसे हम कहते हैं उत्तरीय भारत का विशाल मैदान, उत्तरीय भारत का विशाल मैदान वो सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है और उसे जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मृदा। भाई उसको जलोढ़ मृदा क्यों कहते हैं? क्योंकि जल के माध्यम से लाए गए वो अवसाद होते हैं, और जब जल अपने साथ प्रतिवर्ष अवसादों को लाकर उसमें जमा कर देता है, जिससे एक नवीन मिट्टी की परत छा जाती है और उसमें वनस्पति घास फूस के नीचे दबने से ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए उसे जलोढ़ मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा यानी जल के द्वारा लाई गई मृदा। किसके द्वारा लाई गई मृदा? जल के द्वारा लाई गई मृदा को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। तो इसी के आधार पर यानी इसी के अनुसार जल है वो अपने साथ बहाकर जो अवसाद लाते हैं उनके निक्षेप से होता है। दूसरा होता है हिमानी। हिमानी है ये अपने साथ जो तलछट बहाकर छोटे छोटे पत्थर है वो पर्वतों से बहाकर लाती है और उनको नीचे लाकर परत दर परत क्या कर देती है? जमा कर देती है।
जिससे बहाकर लाए गए अवसादों व तलछटों के निक्षेप होने से परत दर परत निक्षेप होने से किसका निर्माण होता है? अवसादी शेल का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है? अवसादी शेल का निर्माण होता है। यदि अवसादी शेल की उत्पत्ति की बात की जाए तो अवसादी शेल की उत्पत्ति है वो जीवाश्मों से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? जीवाश्मों से। भाई अवसादी की उत्पत्ति, अवसादी शेल की उत्पत्ति उत्पत्ति जीवाश्मों से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? जीवाश्मों से मानी जाती है। भाई जीवाश्मों से मानी जाती है। क्यों मानी जाती है रे? क्यों मानी जाती है? क्योंकि क्योंकि इसके निर्माण क्योंकि इसके निर्माण के समय, किसके समय? निर्माण के समय पृथ्वी पर जीव जंतु जीव जंतु वनस्पति वनस्पति तथा मानव का जन्म हो चुका था। मानव का जन्म हो चुका था। मतलब है कि जिस समय औषधि का निर्माण हुआ था तो औषधि शेलों के निर्माण के समय हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतु है उनका क्या हो चुका था? जन्म हो चुका था। भाई आपा को, वनस्पति को और समस्त जीव जंतुओं को पृथ्वी पर क्या हो गया टाइम में? जन्म हो गया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जीवाश्मों से निर्मित सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्मों से निर्मित सेल के नाम से जाना जाता है। और जीवाश्मी ईंधन भी इसी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भाई जैसे तेल, गैस और कोयला। क्या होता है? तेल, गैस और कोयला, वो भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। तेल, गैस, कोयला भी किस में पाए जाते हैं? वो भी इसी में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? अरे सर अभी आपने बताया कि इसका जिस समय निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति और मानव का जन्म हो चुका था। जिससे क्या होता है कि हवा, जल और हिमानी जब अपने साथ औषध लाते हैं और किसी एक नए क्षेत्र में जमा कर देती है तो वहां की वनस्पति है वो उस औषधों के नीचे दब जाती है। क्या हो जाती है? नीचे दब जाती है। और इनका परत दर परत निर्माण होने की वजह से वो जो नीचे दबी वनस्पति है उन वनस्पति से जीवाश्मी ईंधनों का निर्माण होता है। इसीलिए इस प्लेट को, इस सेल को जीवाश्मों से निर्मित सेल के नाम से भी जाना जाता है। अरे भी खातर जाना है। जब मान लो कि कोई एक खेत है, एक कोई बीड़ है जिसमें वनस्पति है, काफी खूब सारी वनस्पति है और मान लो कि किसी कारणवश उसमें बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आने से वो वनस्पति, वहां के जीव जंतु वो क्या होंगे? उस मृदा के नीचे दब जाएंगे और नीचे दब जाएंगे और उन पर मृदा की एक परत छा जाएगी और लगातार उसमें ऐसी परतें प्रतिवर्ष छाती रहती है। प्रतिवर्ष उस पर एक नवीन परत आ जाती है। तो नीचे दबी जो वनस्पति और जीव जंतु है उनसे जीवाश्मी ईंधनों का निर्माण होता है जैसे कोयला, गैस और तेल। इसीलिए इस प्लेट को, सॉरी इस सेल को जीवाश्मों से निर्मित सेल के नाम से जाना जाता है। किससे निर्मित है? जीवाश्मों से निर्मित सेल के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। इसके निर्माण की क्रिया में इसका इसकी जो निर्माण क्रिया है, इस निर्माण क्रिया में देखो आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, आप बस पढ़ते रहिएगा। नहीं तो नहीं पढ़ते रहने से तो भाई आजकल समस्या बहुत बड़ी है। क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ही विकट परिस्थितियों वाला होगा। अरे टाबरो पढ़ लो अभी भी। अगर नहीं पढ़े ने तो सरकार ने एक नया नियम बना दिया है, पता है क्या आपको? शिक्षा विभाग में। किसमें? शिक्षा शिक्षा विभाग के अंदर जितनी भी वैकेंसियां आएगी उन वैकेंसियों के अंदर स्त्रियों की भागीदारी 50% कर दी है। मतलब है वहां लड़कियों को
लड़कियों को 50% आरक्षण हो चुका है। कितना प्रतिशत है? 50। और अन्य में कितनी हो गई है? पहले 30% थी और अब बढ़ाकर 40 कर दी। चाहे थे कोई सी नौकरी मुड़ गया, उनमें 40% किनले से महिलाओं को। और शिक्षा डिपार्टमेंट में जाओगे तो 50% किसके सिलेक्शन होंगे? महिलाओं के। तो 50% महिलाओं का सिलेक्शन होना का सबसे बड़ा होने का कारण यही है कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो और लड़कियां पढ़ने में आगे निकल गई है। अब देख लो, अगर नहीं पढ़िया तो कहीं हुए वो आगे नहीं पढ़िया ने हालत खराब हो जाएगी थाकी भी। हाँ, जगह कुंवारा है ना बे विशेष तौर देख लियो, जे नहीं पढ़ियो ने तो भाईडो जिंदगी आगे की ने बहुत खराब हो जाएगी। तो पढ़ लियो ने बढ़िया बढ़िया तरीकों। तो आपने वो विभाग ने जो को अबे काठा था ने एकदम यहाँ नीचे बिठा हुआ है, कहते पढ़ो को नहीं जना था को नंबर को नहीं आवे। तो अबे हमें पढ़ना है, सक्रिय हो जाओ, सक्रिय। हाँ, तो इनकी जो निर्माण क्रिया है वो दो प्रकार की परतों से होती है। कितने प्रकार की परतों से? दो प्रकार की। कितना प्रकार की परतों निर्मित हो रहे? दो प्रकार की परतों से निर्मित होती है। कौन निर्मित होती है रे? अरे अवसादी सेल निर्मित होती है। कौन होती है? अवसादी। तो इनका दो प्रकार कौन कौन से होते हैं रे? तो एक तो होता है निक्षेप और एक होता है तिरछी तिरछी परतें। एक तो होती है निक्षेप परतें। निक्षेप परतें कौन सी होती है? जिनमें परत दर परत जमा होता है। परत दर परत जमा होता है, उन्हें निक्षेप। और दूसरी है तिरछी। कौन सी परतें? तिरछी। अरे जिनका जमाव है, जिनका निक्षेपण है, वो क्या होता है? तिरछा होता है। क्या होता है? तिरछा। तिरछा का मतलब हो गया ना कटवा, ऐसे कट अर्धचंद्राकार आकृति में। तो अवसादी का निर्माण दो प्रकार की परतों से होता है, एक निक्षेप से और एक तिरछी से। एक निक्षेप और एक तिरछी, दो प्रकार के होता है। इसमें इसमें जैविक तथा इसमें जैविक तथा अजैविक, यानी जैविक तथा अजैविक, जैविक तथा अजैविक दोनों ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं? इसमें संसाधन पाए जाते हैं। यानी इसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। संसाधन पाए जाते हैं, जिसके कारण यह सेल आग्नेय से ज्यादा मुलायम होती है। नोट, जिसके कारण यह सेल, कौन सी सेल रहे? यह सेल आग्नेय से मुलायम होती है। आग्नेय से क्या होती है? मुलायम होती है। अरे इसमें जैविक और अजैविक दोनों संसाधनों के पाया जाने की वजह से ये जो अवसादी सेल है वो क्या होती है? मुलायम होती है, यानी नरम होती है। आग्नेय तो कठोर होती है, जिसके अंदर अपर्दन होने की कोई संभावना नहीं है, बहुत ही कम अपर्दन होता है। लेकिन अवसादी के निर्माण परत दर परत हुए और एक मां जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार का संसाधन हुए, जट वजहों यानी जिसके कारण ये जो सेल है वो आग्नेय से मुलायम होती है। क्या होती है? आग्नेय से मुलायम होती है, यानी आग्नेय कठोर होती है और ये क्या होती है? मुलायम होती है, यानी उससे थोड़ी सी के कम कठोर होती है। इसमें अपर्दन है वो ज्यादा होता है। अवसादी के अंदर अपर्दन की क्रिया है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। अवसादी सेल का जो निर्माण प्रकार है, अवसादी सेल का कहीं निर्माण है प्रकार, निर्माण प्रकार है कितनी पद्धतियों से होता है? निर्माण प्रकार की पद्धतियां। यदि कोई आपको पूछ ले कि निर्माण प्रकार की पद्धति, तो निर्माण प्रकार की पद्धतियां अवसादी सेल की तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है यांत्रिकी। कौन सी होती है रे? यांत्रिकी। एक होती है जैविक और एक होती है रासायनिक। एक होती है जैविक पद्धति और एक होती है रासायनिक पद्धति। कौन सी पद्धति रे? रासायनिक सर, यानी अवसादी सेल की जो की निर्माण पद्धतियां हैं वे कितना प्रकार की है? तीन।
कौन सी? यांत्रिकी, जैविकी और रासायनिक। यांत्रिकी जो की पद्धति है, ये पद्धति कौन सी है रे? ये वही है अपरदनात्मक है, पवन है, जल है और हिमानी। इन तीनों की वजह से जो अवसादों का या तल छटों का परत दर परत जो निर्माण होता है, उसे कौन सी पद्धति के नाम से जाना जाता है? यांत्रिकी पद्धति से जाना जाता है। किस पद्धति से? कि अवसादी सेल की यांत्रिकी पद्धति के बारे में समझाइए। तो अवसादी सेल की यांत्रिकी पद्धति पवन, जल और हिमानी के द्वारा होती है। जो पवन है वो हवा, जो रेत है, जो मृदा के कण है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह निक्षेपित करती है। जल है वो अवसादों को एक जगह से दूसरी जगह परत दर परत निर्माण करता है। और हिमानी है वो अपने तल छटों का निर्माण परत दर परत करता है। जैविक जो पद्धति है, इसमें चूना पत्थर है। जैविक पद्धति में देखो, चूना पत्थर है, पेड़ पौधे, पौधे पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, जीव जंतु। यानी इसमें क्या क्या होता है कि परत दर परत जमाव, यांत्रिकी से परत दर परत जमाव होने से मृदा में चूना पत्थर, पेड़ पौधे और जीव जंतु है वो क्या हो जाते हैं? धंस जाते हैं। किसके? मृदा के नीचे। जिससे इसमें तीन प्रकार के संसाधनों का निर्माण होता है: तेल, गैस और कोयला। तेल, गैस और कोयला। इन तीनों का निर्माण कौन सी पद्धति में होता है? जैविक पद्धति। किससे होता है? जैविक पद्धति। और रासायनिक जो पद्धति है, इसमें सेंधा नमक, रासायनिक पद्धति में देखो, सेंधा नमक, सेंधा नमक है, डोलोमाइट, डोलोमाइट भाई सेंधा नमक है, डोलोमाइट है, एवं खड़िया, क्या है? खड़िया परत है, खड़िया मिट्टी कह दो जिसे, खड़िया मिट्टी। और एक और होता है जिप्सम, जिप्सम। अब भाई क्या होता है, देखो यांत्रिकी पद्धति में जब पवन, जल, हिमानी है वो अपने अवसाद लाकर परत दर परत जमा करते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी में चूना पत्थर, पेड़ पौधे, जीव जंतु मृदा में नीचे धंस जाते हैं। और उनके धंसने की वजह से तेल, गैस और कोयला का निर्माण होता है। और रासायनिक पद्धति, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सेंधा नमक, डोलोमाइट, खड़िया मिट्टी और जिप्सम है, इनका निर्माण होता है। किनका होता है? जिप्सम वगैरह, सेंधा नमक और खड़िया परत का निर्माण होता है। तो तेल, गैस, कोयला है, इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्मी ईंधन कहा जाता है। भाई प्लेट ने इस शेल ने कहा कि वहां जीवाश्मी ईंधनों वाली शेल किसके नाम से जाना जाता है? जीवाश्मी। भाई जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी ईंधन है वे कहीं है ऊर्जा संसाधन है, यानी तेल, गैस और कोयला, तीनों ही क्या है? ऊर्जा संसाधन। इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ऊर्जा संसाधन। किसके नाम से जाना जाता है? ऊर्जा संसाधन के नाम से। यानी इन्हें ऊर्जा संसाधन के नाम भी जाना जाता है। तो जे कि तेल जो संसाधन है, तेल, गैस और कोयला, ये तीनों के तीनों क्या है? कार्बनिक। तीनों के तीनों क्या है? कार्बनिक है। यानी इनमें कार्बन की मात्रा इसमें तो न के बराबर होती है और इसमें सबसे ज्यादा होती है। कोयले में कार्बन है वो सबसे ज्यादा होता है। जो कि तेल है, इसकी दुनिया में खोज विश्व में सबसे पहले 1848 में क्या हुई थी? तेल की खोज हुई थी। कहां हुई? ये हुई थी अमेरिका के अल्लेघनी नदी बेसिन कहां हुई थी? अमेरिका के अल्लेघनी नदी बेसिन में। और व्यक्ति कौन था? जिस व्यक्ति का नाम था सेल्यूयस।
क्या नाम था? सेल्यूस। ये विश्व की सबसे पहली तेल की खोज थी। भारत में तेल का पता कब चला? भारत में सर्वप्रथम तेल का पता चला 1867 में। कब चला था? 1867 में। कहां चला था रे? असम के डिगबोई और नारकटिया। डिगबोई और नाहरकटिया। और तेल का प्रकार कितना है? अंक बारे में आप एक एक संसाधन के बारे में पूरा परिचय पढ़ कि भाई कहाँ कब और किस प्रकार से हुआ है, और कहाँ कहाँ कितने कितने इनके भंडार है, और ये संसाधन कहाँ किस प्रकार से पाए जाते हैं। यह एक अगली इसकी सेल पढ़ लेते हैं, रूपांतरित। रूपांतरित सेल का परिचय पढ़ने के बाद में हम प्रत्येक एक एक खनिजीय संसाधन का विश्व स्तर पर वर्णन करेंगे कि कौन सा खनिज किन किन देशों में कितना कितना पाया जाता है और कहां कहां वो पाया जाता है। इसके बाद में हमें साथ साथ में अब रोज एक एक 12th क्लास की भी क्लासें डालेंगे। भी 12th की जो ज्योग्राफी है उसकी भी प्रत्येक चैप्टर की क्लासें हैं, वो अपने YouTube चैनल पे हम उपलब्ध कराएंगे सबको। तो जो 11th में पढ़ रहे हैं और जो आने वाले अभी नेक्स्ट सत्र में जो 12th में होंगे, उसके उन विद्यार्थियों के लिए भी सबसे बेस्ट साबित होने वाला है। और जो कॉलेज में आने वाले हैं, अभी जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये सबसे बेस्ट साबित होगा। और जो कंपटीशन क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जामों की, उनके लिए भी सबसे अच्छा है। क्योंकि ये भूगोल है प्यारे विद्यार्थियों, ये बदलने वाली नहीं है, ये ऐसी रहेगी। अब विश्व में कह दिया कि 1848 में तेल की खोज हुई थी, तो 1848 में ही है, चाहे आप कहीं पर भी जाकर पढ़ लेना, 1848 से मिलेगा। तो इसमें जितना आपको पढ़ाया जाएगा वो एकदम प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का घंटे को बजाते रहिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ज्यादा से ज्यादा आपका सहयोग ही मेरा जुनून है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास है वो अवसादी सेल आपको पूरी बता दी गई है। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ये मेरी आपसे हमेशा गुजारिश रहती है। आप सबका अपना भाई या अपना एक बड़ा भाई, गुरु या जो भी हो, पिता के रूप में या भाई के रूप में, गुरु के रूप में, आप सबका अपना रामदेव चौधरी। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।